नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारा जो 10th की हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 7th है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो नमक यात्रा थी गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की गई थी और किस तरीके से उन्होंने लगभग जो 240 किलोमीटर की यात्रा थी वो प्रतिदिन जो 10 मील यात्रा करने के बाद उन्होंने 24 दिन के बाद वो शुरुआत उसकी करने के बाद दांडी के अंदर उन्होंने नमक कानून बनाकर उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत थी वो की थी। और फिर उसके बाद में कुछ समझौते भी होने की गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौते भी करने की कोशिश की थी जो कि सफल नहीं हो पाई थी। और वापस ये जो आंदोलन था 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन वो टूटा, इसकी जो कड़ी थी वो कमज़ोर हो गई थी। तो अब ये था कि हमारा पॉइंट कि इस आंदोलन मूवमेंट को लोगों ने किस तरीके से लिया गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1931 को ये जनवरी में जब शुरुआत करने के बाद 1934 तक 3 साल के करीब में जो ये आंदोलन हुआ था, तो उसको किस तरीके से लोगों ने इसका मायने लिया था, किस तरीके से इसका मूवमेंट रहा था, इसका किस किस पार्ट के अंदर इसका जो प्रभाव रहा था, वो सभी है जो इस पॉइंट के माध्यम से तो दिया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है हमारा, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का इफेक्ट वो पूछ लिया जाता है, तो इसी के माध्यम से इसको हम पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। आइए देखिए कि सिविल लापरवाही या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया था, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। जितने भी समूह लोगों के द्वारा इस मूवमेंट के माध्यम से जो आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे थे, उनके किस तरीके से उनको इस आंदोलन का अपने आप को उसमें समायोजित है वो किया था, उनके इफ़ेक्ट क्या रहे थे, क्या उन्होंने अर्थ निकाला था और किस तरीके से उसको कार्रवाई को अपनाया गया था। तो इन सभी का वर्णन इस पॉइंट के माध्यम से किया गया है। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। जैसे हमारी ये कम्युनिटी थी गुजरात के अंदर, जब इसका प्रभाव अच्छी तरह से देखा गया था, ये जब शुरुआत की गई थी, तो गुजरात के पाटीदार जो लोग थे वो काफ़ी इस मूवमेंट के अंदर सक्रिय हुए थे और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय के लोग थे वो सभी व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनकी नकदी आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। अब धीरे धीरे जब इस मूवमेंट के अंदर वो जब इन्वॉल्व हो रहे थे, तो जो व्यापार के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट होने के कारण वो मंदी की वजह से जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, और जब कीमतें गिर रही थी उसकी आमदन नहीं हो रही, तो लोगों की जो भी व्यावसायिक तौर पे जब कृषि की जाती थी, व्यावसायिक मतलब होता है कि जब हम किसी फसल की पैदावार वो बेचने के लिए इसी कार्य को उपजाते हैं, तो सीधी सी बात है अब आमदनी उसकी कीमत उसकी कम दी जा रही है, तो सीधी सी बात है उसकी आय भी कम है, वो होती चली जाएगी। और जब आय कम होगी तो जो लगान और जो रेवेन्यू उनके ऊपर लगाया गया जमींदारों के ऊपर, तो धीरे धीरे अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करना उसकी प्रोडक्शन की वजह से कम होने की वजह से वो नामुमकिन हो रहा था उनको। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन है वो किया था। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, तो जो भी सरकार के तरफ जो रेवेन्यू इकट्ठे किया गया था उनके लगाया गया था, तो वो उसको किसी भी तरीके से कम करने को राजी नहीं थे। जो उनके पर एकड़ के हिसाब से उनके रेवेन्यू वो लगाया गया था, और इसी वजह से जब उनकी पैदावार कम हो रही थी और आमदन उसकी बढ़ नहीं रही थी, तो सभी लोगों में किसानों के अंदर ऐसे दोष की भावना भरी हुई थी, और जो जितने भी किसान लोग थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ हिस्सा वो ले रहे थे। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई है वो लड़ाई गई। तो धीरे धीरे जब ये जितने भी किसान लोग थे उतने जो उनके समुदाय या जिनके सदस्य होते थे उनको आपस में वो कलेक्ट कर रहे थे, उनको एकजुट कर रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन के माध्यम से बहिष्कार करने के लिए मजबूर कर रहे थे।
और जैसे जैसे ये बहिष्कार करने के साथ साथ, आंदोलन के एक्टिवेट होने के साथ साथ, जो लगान की जो प्रक्रिया लगाई गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ भी एक आंदोलन है वो शुरुआत है वो उसका हो रहा था। क्योंकि जब उनकी आमदन गिरने की वजह से वो लगान देने के खिलाफ इसके पक्ष में हुए पड़े थे, यानी कि वो लगान वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 1931 की में लगानों के घंटे बिना आंदोलन वापस लिया गया तो उनमें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से किसानों ने इसमें लेने से इनकार कर दिया। अब जैसे जब 1931 के अंदर ये जो असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था तो तब किसानों के प्रति भी काफ़ी रोष उनके बीच में आया हुआ था। क्योंकि जब आंदोलन ये शुरू हो चुका था तो गांधी जी ने इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन को वापस है वो ले लिया था। तो जब इसको दोबारा शुरू किया गया था सविनय आंदोलन के माध्यम से, तो इसके एवज में किसानों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रोष है वो व्यापक था। क्यों? एक आंदोलन को ख़त्म करने के बाद उसको दोबारा वो शुरू करने के बाद उसकी जो प्रक्रिया थी वो अपनाई जा रही थी, यानी कि वो किसी भी तरीके से आंदोलन को वापस है वो लेने के लिए मजबूर है वो नहीं होना चाहते थे। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। अब जैसे जैसे ये वो जो जमींदार लोग थे, जो काम करने के लिए कारागार थे, वो लगान में कमी नहीं चाहते थे। वो जितने भी पट्टे के ऊपर एक पट्टेदार, आप कैसी जानते हो कि आप एक कृषि है वो किराए पर लेके आपके द्वारा की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़े समय के बाद वो अगर उसका आप सरकार को लगान देते हो तो वो सरकार आपके नाम है वो ज़मीन है वो कर देती है, जो खाली ज़मीन वो उसके आप जहाँ आप पैदावार जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हो। तो बड़े लोग इसके उत्सुक थे काम करने के लिए, और पट्टे के द्वारा जो ज़मीन की जिस ज़मीन के ऊपर जो उपजा रहे थे फसल को, उस ज़मीन को वो लेना भी चाहते थे। तो महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों का जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ है वो कर दिया जाए। अब जैसे जैसे इस आंदोलन के माध्यम से उनकी जो आमदन है वो कम होती चली गई, तो जो छोटे जमींदार थे, जो छोटे किसान थे, जो जिन्होंने किराए पे ज़मीन ली हुई थी, तो उनका जो किराया चुकाना उनका धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। अब उनके मन में यह था कि जो छोटे जमींदार थे कि कहीं ना कहीं सरकार है, इस जो किराए उनके द्वारा लिया जाता है वो कहीं ना कहीं इसको माफ़ है वो कर दे। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। रेडिकल वो होता है भी किसी भी चीज़ को एकदम से उसकी बिल्कुल चेंज है वो कर देना। तो जिस तरीके से समाजवादी के द्वारा कम्युनिस्टों के हाथों में होता था कि वो जिस तरीके से रिसोर्स के जो साधन थे वो किसी एक व्यक्ति, सरकार या पर्सन के, राज्य के हाथ में थे, तो वो सभी संसाधनों को सभी व्यक्तियों के साथ है वो साझा वो करना चाहते थे। तो इसीलिए वो जो सारे जो जमींदार थे, जो छोटे पट्टेदार किसान थे, वो समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में जो मूवमेंट उनका चलाया जा रहा था वो इनके समर्थन में थे कि कहीं ना कहीं ये संसाधन जो ज़मीन को दी गई है, जो उस पर वो खेती कर रहे हैं, तो उनके हाथों में उनकी सरकार के द्वारा उनको उसकी जो ज़मीन है वो आपको ओनरशिप उनकी दी जानी चाहिए। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के बहस से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे। अब कई बार क्या होता है कि मूवमेंट करने के लिए, करवाने के लिए कहीं ना कहीं किराए पे कोई ना कोई भाड़ा विरोधी जो मूवमेंट है, किसी समर्थन है वो लिया जाता है। अब इसी बीच में जो भी जमींदार और जो बड़े अमीर लोग किसान थे वो इस कांग्रेस को एक समर्थन देने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो कहीं ना कहीं अमीरों की और जो जमींदार लोगों का, जो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इनका पक्ष है वो ले रही थी। तो थोड़ा सा पक्ष लेने की वजह से जो गरीब किसान थे, और क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब किसानों को ये माना गया था कि शायद कांग्रेस सरकार है वो कहीं अमीरों का और जमींदारों को, बड़े जमींदारों का पक्ष है वो ले रही है, तो इसके वजह से कुछ जमींदारों और कांग्रेस के बीच में कुछ जो संबंध थे वो अनिश्चित बने हुए थे। कहीं ना कहीं वो आपस में खींचातान उनके बीच में संबंध है वो स्थापित है वो हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं गरीब किसानों की ये जो भय मन कर गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं अमीर किसानों के लिए कार्य वो कर रही है। व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय के आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अब ये तो था जमींदारों के प्रति, लेकिन इसके बाद में जो उद्योगों के द्वारा काम करने वाले जो उद्योगपति थे उनकी क्या स्थिति थी। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके अंदर व्यापारी और जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में
वस्त्र और अन्य जो प्रोडक्शन करने के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना जो पैदावार है वो बढ़ाई थी, और बिजनेस उनका काफ़ी फल फूल गया था और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वो कमाया था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के अंदर खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे अन्य साजो सामान है, उनकी भारी किल्लत विश्व के अंदर हो गई थी। तो इसी के द्वारा भारत के द्वारा, क्योंकि भारत में विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में जो हमारी कांग्रेस पार्टी, जो अंग्रेज उपनिवेश शक्ति के माध्यम से उन्होंने, ब्रिटेन के माध्यम से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ज़्यादा तो यहाँ हानि हो नहीं सकती थी। तो जितने भी यहाँ खाद्यान्न उत्पादन का जो प्रोडक्शन करने के बाद यूरोप के काफ़ी देशों के अंदर यहाँ से भेजा गया था। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं से आयात में सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव है वो चाहते थे, जिसके आयात में कमी है वो आ जाए। अब जो भी ये व्यापारी या बिजनेसमैन थे वो क्या चाहते थे, भारत से ज़्यादा क्या हो सामान का निर्यात है वो किया जाए। लेकिन इसके बदले में यहाँ क्या हो रहा था, जो यहाँ की ब्रिटिश सरकार थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को आयात कर रही थी, और ये जो हमारे बिजनेसमैन थे उनके कारोबार के प्रति बड़ा एक जो नेगेटिव प्रभाव उन पे इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि यहाँ के जो बिजनेस व्यापारी जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात किया जाए, और जितने भी उनके बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, उनके बीच में जो बंदिशें लगाई रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हटाई जाए, और उनको लाभ की स्थिति तभी हासिल हो पाएगी जब यहाँ से जो जितनी भी वस्तुओं का हमारा निर्यात है वो किया जाए। तो ये बड़ा हम कह सकते हैं कि जब इसके एवज में जो ब्रिटेन सरकार थी वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का यहाँ निर्यात कर रही थी, लेकिन आयात कर रही थी, और जो भारतीय जितने भी व्यवसायी थे वो यहाँ से वस्तुओं का निर्यात वो करना चाहते थे। तो ये इस वजह से उनके बीच में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक तथा व्यवसायी कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की का नाम भी कहा जाता है, का गठन है वो किया था। इसी की वजह से ही जो इनके बिजनेस और व्यापारिक हितों को सुरक्षा करने के लिए उन्होंने 2 संगठनों का निर्माण है वो किया था इन उद्योगपतियों ने, जिसका पहला नाम था कि 1920 के अंदर भारतीय औद्योगिक तथा व्यवसायी कांग्रेस, जो उनके जितने भी इंडस्ट्री और ये कामगार लोग थे, बिजनेसमैन, उनकी वो एक यूनियन बनाई थी। और इसी से संबंधित हमारा 1927 के अंदर जो फिक्की था, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहा जाता है, इसका गठन है वो किया गया था। इसका मकसद ये था कि जो इनकी जो मांगे, जो नीतियाँ हैं, इसकी वजह से इनकी उद्योगों के माध्यम से वो ब्रिटेन के सामने अपनी जो नीतियों को रख सके। तो ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए हो जाते हैं। 1920 के अंदर भारतीय औद्योगिक तथा व्यवसायी कांग्रेस की स्थापना की गई, और 1927 के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की भी कहा जाता है, उसकी स्थापना है वो की गई। पुरुषोत्तम ठाकुरदास तथा जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी का समर्थन है वो किया। अब जब ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन के द्वारा वस्तुओं का जो याद किया जाता था, जिसकी वजह से जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी.डी. बिरला थे, उन्होंने जितने भी इन नीतियों के माध्यम से जो सविनय का आंदोलन चलाया था, उनका सबसे अधिक मात्रा में इनका विरोध किया, और जो भी उपनिवेशिक शक्तियाँ और जो भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी उनका नियंत्रण करने के लिए उनका समर्थन किया। तो बड़ा यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके एवज में जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी वो इनके उल्ट अपनाई जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ के जो व्यवसायी लोगों ने इसका सविनय का आंदोलन का समर्थन करने के लिए जो सहायता वो किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने व बेचने से इनकार कर दिया। अब जो वस्तुएं भारत में आयात हो रही थी उनकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान है वो हो रहा था, इसकी वजह से उन वस्तुओं को इनको खरीदने से इनकार कर दिया, और जो मूवमेंट के अंदर जो जितने भी आंदोलनकारी शामिल हो रहे थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता देने की उन्होंने कोशिश की। ज़्यादातर व्यवसायी साम्राज्य को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ होगी और व्यापार तथा उद्योग निर्बाध ढंग से फले फूल सकेगा। अब उनके लिए ये बड़ा औचित्य मामला था कि जो भी हमारा साम्राज्य का मामला ये होगा कि ऐसी हमारी जो नीतियाँ बनाई जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो आयात और निर्यात का जो एक ढांचा होगा उसके में काफ़ी सारा सुगम बनाया जाएगा, और जितनी भी औपनिवेशिक शक्तियों के माध्यम से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही है भारतीय व्यवसाय और रोजगार के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, उसकी वजह से ये पाबंदी हटा दी जाएगी। यानी कि एक अलग ही वो इसका माध्यम से इसका अर्थ है वो निकाल रहे थे।
गोलमाल सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्होंने उग्र गतिविधियों का ब्याह था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। अब जैसे जैसे ये गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गांधी जी द्वारा 1931 के अंदर जब वापस आए और जैसे जैसे ये जो जितनी भी व्यावसायिक संगठन थे उनके उत्साह के वजह से उनमें जब मूवमेंट के अंदर उनकी जो गतिविधियों के अंदर जो उत्साह कम हुआ था, उससे थोड़ा सा जो उद्योगपति थे वो अग्रेसिव हो गए थे या शांत हो गए थे, उनमें आशंका वो पैदा हो गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थी वो समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से अपने आप को निश्चित वो की कह सकते हैं निश्चित कर रही थी। समाजवाद का मतलब ये था कि जो भी भारतीय आज़ादी के बाद जो समाजवाद की व्यवस्था ऐसी स्थापना की जाएगी जिसमें उद्योगों के माध्यम से जितने भी संसाधन होंगे उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है उस पर होगा। यानी कि जितने भी संसाधन होंगे किसी एक पर्सन का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को समान जो नियंत्रण है वो दिए जाएंगे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय के आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। अब इसके अलावा जितने भी उद्योगों के माध्यम से जो लेबर लोग काम करने वाले थे वो नागपुर के अलावा जो सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था उसकी वजह से उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस और उद्योगपति है वो आपस में मिलके एक सांठगांठ है वो कर रहे हैं, और जिससे उनके मन में जो लेबर जो वर्ग था उनके मन में ये गर्व पैदा हो गया कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो उद्योगपति है वो साथ दे रही है। तो इससे थोड़ा सा जो मजदूर वर्ग था वो उससे नाराज है वो हो गए थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं में बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। अब जैसे जैसे जब ये उनको कहीं ना कहीं ये गर्व कर रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उद्योगपतियों का समर्थन कर रही है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके जो मजदूरों वर्ग के लिए थोड़ा सा अहित है वो थोड़ा सा विचलित हो गए थे, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से वो दूर हो गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मजदूरों वर्ग ने इसके सविनय के आंदोलन में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें हिस्सा लिया। जितने भी जो विदेशी वस्तुएं थी उनको गांधीवादी विचारों के माध्यम से उनको खरीदने के लिए उनका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। तो 1930 के अंदर जो रेलवे कर्मचारी थे जितने भी उन्होंने, और 1920 के अंदर जो जितने भी जलवान होते हैं, जल के अंदर जो कार्य करने वाले जहाज होते हैं, उन लोगों ने भी क्या की, जो लेबर लोग श्रमिक लोगों ने उनकी हड़ताल है वो की। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट है वो पड़ेगी। अब जितने भी लेबर लोग थे, जैसे वो छोटा नागपुर के अंदर खदानों के अंदर काम करने वाले जो अन्य जो श्रमिक वर्ग थे, उन्होंने अपने आप को टोपी पहन के, गांधीवादी टोपी पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि हम भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और जितने भी जो सविनय का आपके आंदोलन के माध्यम से वो चीज़ों का बहिष्कार वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जितनी भी मांगे ये मांगी जा रही थी वो कहीं ना कहीं इसको कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये झटका लग रहा था कि अगर उद्योगपतियों के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी वो साम्राज्यवादी ताकतों को घर कर रही है या इनको मिलाने की कोशिश कर रही है, तो उनको ये था कि जितने भी उद्योगपति वो आंदोलन से दूर है वो चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी उनके संसाधनों पर जो उनका अधिकार है उद्योगपति को वो उन साम्राज्यवादी ताकतों की वजह से या नीतियों की वजह से उन पर जो अधिकार उनका छिन जाएगा। तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर वो आती थी। अब जैसे जैसे ये आंदोलन चल रहा था, जैसे किसान लोग थे, व्यवसायी लोग थे, उद्योगपति थे, इसी के अलावा जो महिलाएं थी वो भी इस आंदोलन के माध्यम से कंधा से कंधा मिलाकर उसको मूवमेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए वो जुलूसों के अंदर आते थे। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाए, विदेशी कपड़ों पर शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। तो जैसे जैसे इस महिलाओं के माध्यम से जो जितने भी संसाधन थे, बहिष्कार था चीज़ों का, कपड़ों का हो चाहे शराब की दुकानों का, उन्होंने पार्टिसिपेट है वो मिलजुल कर रहे हैं इस सविनय आंदोलन के माध्यम से महिलाओं ने पार्टिसिपेट है वो किया।
बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि महिलाएं ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। अब जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो काफ़ी सारे महिलाएं थे, जैसे सरोजिनी नायडू का नाम आप कई बार सुनते हो। तो कई महिलाएं ऐसी थी वो जेलों में भी गई थी, और जितने भी अलग अलग शहरों के अलावा, जो ग्रामीण इलाकों के अलावा अलग अलग जितने भी जाति ऊंची जातियों की जो महिलाएं थी, चाहे वो गांव में रह रही हो चाहे वो शहरों में रह रही हो, तो उन्होंने महिलाओं ने जो इस आंदोलन के माध्यम से बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा वो लिया था। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ तथा अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना भी औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर औरतों की जगह देने से हिचकिचाती रही थी। अब जैसे जैसे महिलाओं इस पार्टिसिपेट कर रही थी इस मूवमेंट के माध्यम से, तो महिलाएं का क्या कर रही थी, गांधी जी के आह्वान पर वो अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित रहती थी। जितने भी सार्वजनिक भूमिका के अंदर उनको पार्टिसिपेट करने का या अपने आप को एक्टिवेट करने का कोई भी मौका मिलता था उनको, वो क्या करती थी, उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करती थी। लेकिन ये गांधी जी का ये मानना था कि महिलाओं का जो घर का कार्य है वो जरूरी है, वो माना जाता है। जैसे घर का चूल्हा चौका का कार्य हो, चाहे घर में माँ की भूमिका निभानी हो, चाहे पत्नी की भूमिका निभानी हो, तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि औरतों का, गांधी जी के विचार में औरतों का असली जो भूमिका है वो घर के अंदर ही मानी जाती है, और घर के अंदर घर का कार्य निपटाने उसकी असली भूमिका या असली उसका रोल है वो माना जाता है। तो इसी की वजह से हम इनको मान सकते हैं कि गांधी जी के विचारधारा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने कोई भी जो महत्वपूर्ण पद था उसमें किसी भी महिला को उसमें उत्तरदायित्व है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं सौंपी थी। तो इस वजह से ही हम देख सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से किस तरीके से इस आंदोलन के जो जमींदार थे, व्यावसायिक लोग थे, महिलाएं थी, उनका अलग अलग इस रोल के माध्यम से उन्होंने पार्टिसिपेट है इस आंदोलन में उन्होंने किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। और लेकिन जाने से पहले अगर मेरा वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों बच्चों के साथ शेयर करें, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी आपको वीडियो मैं अपलोड करूं मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद दीपक पे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।